नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर बार की तरह इस वीडियो में भी कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन, नया लीगल नॉलेज आपको इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। आज का जो विषय है दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये कमेंट किया था कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन द बीएनएस सेक्शन 316 318 मस्ट वी आर वेटिंग। अब ये जो सेक्शन 316 318 है, इस सेक्शन में ये जो बैंक वाले होते हैं ये ज्यादातर केसेस जो है अपने लोन बोरावर जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं और अनसिक्योर लोन लेते हैं, ठीक है, ऐसी या फिर मॉर्गेज भी लोन लेते हैं। तो ऐसे केसेस जो है ये कलकत्ता साइड में और अहमदाबाद और बहुत सारी जगहों पे ऐसे समन्स जो है मिलते हैं। ज्यादातर कलकत्ता साइड से ऐसे समन मेरे पास जो आए हुए ऐसे मैंने देखे हैं। और यहाँ पे मैं हर बार की तरह आपको सारी चीजें मैं अपने स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अब ये समन जो है ये प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये कोर्ट का समन है और यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हाइड कर दी है। और यहाँ पे आप देखते हो तो केस नंबर सो एंड सो एंड अंडर सेक्शन 316 318। अब दोस्तों ये 316 318 है क्या? ये जो पुराना जो केस था, जो आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, वो जो आईपीसी में 420 का सेक्शन था, मतलब चीटिंग का। हम किसी को भी ऐसे बोल जनरली बोलते हैं कि ये 420 है, ये 420 ही करता है, मतलब चीटिंग करता है, किसी से चीटिंग करता है। तो ये अभी नए भारतीय न्याय संहिता आईपीसी तो हमारा बंद हो गया। इंडियन पिनल कोड जो है, जो क्रिमिनल कोड था, ये बंद हो गया है और उसके जगह आया है भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, ये जो नए 3 कायदे बीच में आपने न्यूज़ में अब बहुत सारे लोगों को पता है, नहीं मालूम नहीं। नए 3 क्रिमिनल कोड जो है हमारे भारत देश में आए हैं। तो उसमें जो 420 का जो पुराना वाला सेक्शन था चीटिंग का, उस ये जो सेक्शन चेंज हो गया है 316 318। ये जो चीटिंग के सेक्शन ये नंबर्स उनके चेंज हो गए दोस्तों। तो ये चीटिंग किया है ऐसा ये कंपनी बोल रही है कि ये जो लोन बोरावर है इसने हमारे साथ चीटिंग की है। और इसीलिए ये जो कंप्लेंट है, ये जो लोन बोरावर के अगेंस्ट जो है ये किया गया है प्री। और ये जो लोन बोरावर है, इनका जो कोलकाता कलकत्ता जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा ये प्री कॉग्निजेंस नोटिस जो है इनको आ गया। अब मैंने ये प्री कॉग्निजेंस नोटिस, समन, वारंट ये क्या होता है इससे पहले भी अपने वीडियो में बताया। अब ये प्री कॉग्निजेंस नोटिस मतलब क्या? ये प्री कॉग्निजेंस मतलब कोई कॉग्निजेंस अभी तक मैजिस्ट्रेट साहब ने लिया नहीं है। कोई कॉग्निजेंस लेने से पहले आप हाजिर हो जाओ हमारे न्यायालय में और हमें बताओ कि ये 316 318 हमारे ऊपर बनेगा या नहीं। आपके ऊपर किस तरीके से ये 316 318 नहीं बनता? दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये प्री कॉग्निजेंस नोटिस आता है और ये 316 318 का जो सेक्शन, ये जो सेक्शन है वो आपके ऊपर नहीं इसमें लगना चाहिए। अब ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए लोन बोरोवर के अगेंस्ट, तो ये यहाँ पे इसी वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा दोस्तों। 316 318 चीटिंग का केस लोन बोरोवर के ऊपर बनता है कि नहीं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट मैंने अपने वीडियो में अभी फिर से मैं वहाँ पे ज्यादा ब्रीफ में नहीं करूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिए कि ये जो चीटिंग के जो सेक्शन है ये लोन बोरावर के अगेंस्ट बनते ही नहीं है दोस्तों। अब क्यों नहीं बनते हैं? यहाँ पे जो चीटिंग का सेक्शन जब लगाया जाता है, किसी ने हमारे साथ चीटिंग किया है, ये कब लगाया जाता है? जब जो अब जो एक्यूज्ड है, जो सस्पेक्ट है, देखो यहाँ पे सस्पेक्ट बोला गया है, अभी तक एक्यूज नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे सस्पेक्ट है मतलब संशयित है। तो ये इसने चीटिंग किया होना चाहिए और इसके रिगार्डिंग इस कंपनी के पास प्रूफ भी होने चाहिए कि इसने सच में चीटिंग किया है। अब ये कंपनी के पास IIFLA फाइनेंस लिमिटेड, ये जो नाम दिख रहा है, इनके पास चीटिंग के प्रूफ्स है क्या? इन्होंने चीटिंग किया है हमारे साथ। अब ये लोन बोरोवर ने लोन लिया होगा, मान लो 5 लाख रुपए का लोन लिया है, उसमें से 2 लाख रुपए उसने भरा भी होगा ईएमआई।
अब उसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई, और फाइनेंशियल स्थिति खराब होने के बाद उसने लोन कंपनी को प्रायर नोटिस भी भेजा। अब ये हमारे ही क्लाइंट है, इन्हीं का उदाहरण यहाँ पे दे रहा हूँ। प्रायर नोटिस भी दिया था, और ये जो नोटिस है उनका 316 318 का जो वकील साहब के द्वारा इनको मिला, उस पर रिप्लाई भी किया था कि हमें, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है ये लोन डुबाने का, और हमारे ऊपर जो आपने 316 318 में नोटिस भेजा वकील साहब ने, ये हमारे ऊपर बनता ही नहीं है, क्योंकि हमने कोई चीटिंग नहीं है की है कंपनी के साथ, ना हमने कोई लोन के जो के डॉक्यूमेंट्स थे, आईटीआर थे, केवाईसी डॉक्यूमेंट थे, कुछ इनकम प्रूफ थे, उसमें हमने कोई चीटिंग की ही नहीं है, वो सारे हमने क्लियर दिए हैं, जो था हमारा उस टाइम हमने दिया था, हमने कोई डॉक्यूमेंट में फेर फार नहीं किया है। तो ये हमने ऑलरेडी नोटिस देने के बाद भी ये कलकत्ता में जो है ऐसे केसेस जो है दोस्तों, ये दर्ज हो जाते हैं, ऐसे प्री कॉग्निजेंस नोटिस आते हैं। मान लो आप इस प्री कॉग्निजेंस नोटिस में आप जाएंगे नहीं, तो ये तुरंत ये जो मजिस्ट्रेट साहब जो है ये कॉग्निजेंस ले लेंगे, और इसका जो है समन जो में कन्वर्ट, ये केस रजिस्टर करेंगे और इसको समन में कन्वर्ट करेंगे, और समन आ जाएगा आपको, आपका केस रजिस्टर हुआ, अब आप लड़ लो, आप केस का ट्रायल आपको लड़ना पड़ेगा, आप साबित करो कि किस तरीके से आप निर्दोष हो इस सेक्शन के अंदर। अब ये 316 318 का देखिए दोस्तों, ये प्री कॉग्निजेंस नोटिस आता है, तो ये जो लोन बोरावर होता रहता है यहाँ पे बिहार में केस हो जाता है, कलकत्ता में ये रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, जम्मू कश्मीर में, बेंगलोर में केस हो जाता है, कलकत्ता में। अब यहाँ पे वो हजार हजार किलोमीटर जाके इस प्रीकॉग्निजेंस नोटिस का उत्तर, मतलब सक्षम ही नहीं रहते दोस्तों कि ये प्रीकॉग्निजेंस नोटिस का वहां पे उस हियरिंग में जाके वो अटेंड करे, वो मतलब इनकैपेसिट हो जाता है, वो जा ही नहीं सकता इतनी दूर की, उसके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, और इतना दूर वो बुला रहे हैं कि आपके ऊपर केस बनता ही नहीं है, बनता ही ये सारी इनलीगल प्रैक्टिस, ये जो बैंक और एनबीएफसी कंपनीज अब ये लोन बोरोवर के अगेंस्ट जो है करती है। अब यहाँ पे तो लोन बोरोवर जा नहीं पाया, और जा नहीं पाया तो तुरंत समन इशू कर दिया, और समन पे भी नहीं जा पाया तो तुरंत वारंट इशू कर दिया। तो ऐसी सारी चीजें जो है दोस्तों, ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी जो है इनलीगल इस तरीके की प्रैक्टिसेस ये जो है लोन बोरोवर के अगेंस्ट जो है करती है। अब यहाँ पे जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, और आरबीआई की गाइडलाइंस क्या बोलती है कि लोन बोरोवर के साथ आप फेयर प्रैक्टिस करिए। फेयर प्रैक्टिस का मीनिंग क्या होता है कि लोन बोरोवर अभी अगर फाइनेंशियल स्थिति उसकी खराब नहीं है तो उसको मोरेटोरियम पीरियड दिया जाए, उसका लोन आप रिस्ट्रक्चर किया जाए, उसका लोन आप जो है उसका जो ड्यूरेशन जो है बढ़ाया जाए, रिस्ट्रक्चर किया जाए, ईएमआई कम कर कर दिया जाए, ताकि वो भर पाए, आपका लोन जो है भर पाए, और उसको जो है प्रॉपर उसको क्लोज कर दिए, या फिर उसका सेटलमेंट, या फिर लोन बोरोवर के साथ आप सेटलमेंट कर दे। तो ये ऑप्शंस दिए बिना ही जो है ये इस तरीके के केसेस 316 318 में जो है चीटिंग के केसेस जो है लोन बोरोवर के ऊपर हो जाते हैं। अब यहाँ पे 316 318 के ऊपर और भी बात करेंगे यहाँ पे, और ये 316 318 है क्या, तो ये मैं आपको यहाँ पे पहले गूगल पे जाते हैं और ये सेक्शन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सेक्शन में क्या लिखा है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बीएनएस, ठीक है, गूगल पे जाते हैं हम, बीएनएस 316, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे हम, ये जो एक वेबसाइट है इंडिया कोड, इस वेबसाइट पे हम इसका बेयर एक्ट अपन ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडिया कोड में जाते हैं और 316, अब यहाँ पे ये भारतीय न्याय संहिता का जो एक्ट है हमने यहाँ पे खोला है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 316 इसमें क्या है। 316 यहाँ पे मैं सर्च किया, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब क्या, ये इसमें स्पेसिफाई क्या किया है, ये भी हम आगे इसमें इसका विश्लेषण हम चेक करते हैं। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके डेफिनेशन क्या लिखा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। whoever being any manner interested with property or with any
dominion over property, dishonesty, misappropriate or convert to his own use that property, or dishonesty uses or disposes of the property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust in the is to be discharged, or of any legal contract, expenses or implied which he has made touching and discharge such trust, and willfully suffer any person so do to do commit criminal breach of trust। मतलब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, अब पकड़ लीजिए लोन बोरोवर का ही पकड़ लीजिए, तो इसमें क्या होता है, लोन बोरोवर जो है पैसा ले लेता है बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से, और यहाँ पे वो प्रॉपर्टी मतलब वो पैसा वो फिर से देना नहीं चाहता, उसको उसमें वो कुछ डिसऑनेस्टी दिखा देता है कि ये मैं अभी पे नहीं करता हूँ। अब डिसऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये डिसऑनेस्टी, ये जो ये डिसऑनेस्टी यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन द मोड इन विच इज ट्रस्ट इन डिस्चार्ज इज इन लीगल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये डिसऑनेस्टी की चीज के लिए बोलता है कि ये विलफुली आपका पैसा नहीं देना चाहते, बैंक का पैसा देना नहीं चाहते, ये डुबाना चाहते हैं बैंक का पैसा, ये डिसऑनेस्टी दिखाना चाहती है। अब यहाँ पे और विलफुली सफर एनी अदर पर्सन टू डू सो, मतलब विलफुली क्यों यहाँ पे यूज किया है, ये अभी बैंक ने पैसा दिया, बैंक उससे कम्युनिकेशन कर रही है, और ये मान लो उसके उत्तर नहीं दे रहे, रिप्लाई नहीं दे रहे, और बैंक का पैसा भी नहीं भर रहे, तो ये विलफुल डिफॉल्टर के कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे और मैं यहाँ पे बोलूंगा डिसऑनेस्टी और विलफुली, ये दो शब्द आप यहाँ पे आपके लिए समझने के लिए आप सिंपल सिंपल भाषा में आपको करके दे रहा हूं। अब इसमें एक और चीज होता है कि इसमें ये जो सेक्शन ऐड होने के लिए जो भी कभी क्रिमिनल सेक्शन कोई एक्यूज पे लगाए जाते हैं, तो उसका एक इंटेंशन होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। मेन श्रिया इसको बोलते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, मेन श्रिया साबित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेन श्रिया मतलब क्या, तो मेन श्रिया का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली उस चीज को करता है, वैसा वो प्लानिंग करता है, और प्लानिंग करके उस चीज को वो अंजाम देता है, उसको बोलते हैं मेन श्रिया। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मेन श्रिया इसमें साबित हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे लोन बोरोवर पे ये 316 क्यों नहीं बनता, तो ये मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लोन बोरोवर जब पैसा लेता है, उसके पास सैलरी आती रहती है, उसका बिजनेस अच्छा खासा रहता है, वो आईटीआर वगैरह स्ट्रांग उसमें कंपनी में जो भी बैंक में दिखा के वो अपना लोन ले लेता है, उसका सिविल स्कोर अच्छा है, वो लोन ले लेता है, कंपनी तुरंत उसको लोन दे देती है। अब यहाँ पे होता क्या है, वो 15-20 ईएमआई भर देता है, उसके बाद जो है वो ईएमआई जो है बाउंस कर हो जाते हैं। अब बाउंस होते हैं तो वो ऑनेस्टली अगर प्रायर नोटिस भेज के बैंक को ये बता देता हो कि मैंने इनको मैंने 6 महीना मुझे टाइम दीजिए, मैं इसका सेटलमेंट करना चाहता हूँ, मुझे एक 3 महीने का टाइम दीजिए, मैं इसका सेटलमेंट करूंगा, या फिर मुझे रिस्ट्रक्चरिंग करा के दीजिए ये लोन, मोरेटोरियम पीरियड दीजिए, मेरा ड्यूरेशन बढ़ाइए, ईएमआई कम करिए, ऐसा अगर हमारा लोन बोरावर प्रायर नोटिस भेजता है, या फिर कोई लीगल नोटिस कंपनी से आती है, बैंक से आती है, तो उसका उत्तर वो दे देता है, तो ये कैटेगरी में वो आता ही नहीं, मतलब मेन श्रेय उसका साबित नहीं होगा। अब मैं अपने वीडियो में क्यों बताता हूँ कि आप नोटिस के रिप्लाई दिया करो, आप प्रायर नोटिस भेजा करो, ये मैं क्यों बताता रहता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका मेन श्रेय साबित ना हो। आप मेन श्रेय मतलब सिंपल और भाषा में आपको समझाऊंगा, मेन श्रेय का मतलब है आपका दोषी मन होना चाहिए। मेन श्रेय मतलब क्या, दोषी मन। आपका दोषी मन कब नहीं साबित होगा, जब आप बैंक से कम्युनिकेशन करते हो, आप टाइम मांगते हो, और जो है फिर वो टाइम अगर बैंक देगी नहीं देगी वो बैंक का प्रश्न है, अगर नहीं भी देगी और बैंक ऐसा इस तरीके से का केस अगर आपके ऊपर करेगी, तो वो फिर वो साबित नहीं हो पाएगा, ये प्री कॉग्निजेंस नोटिस में ही वो जो केस जो है वो डिसमिसल हो जाएगा, वो केस आगे चलेगा ही नहीं दोस्तों। तो आप ये बात आप ध्यान में रखिए कि मैं यहाँ पे आपको क्या चीज बता रहा हूँ।
इसमें डिसऑनेस्टी होना चाहिए, विलफुली आपने वो जो है पैसा रिटर्न नहीं देना होना चाहिए, तब वो केस आपके ऊपर बनेगा, तब वो आपको साबित करना पड़ेगा। बट आपका कोई दोषी मन इसमें है नहीं, और इस ऐसे केसेस बैंक लोन बोरोवर के ऊपर आप लगा रहे हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मैंने एक एक्सप्लेन किया अपने वीडियो में, वो भी आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अब 318 क्या है देखो दोस्तों, यहाँ पे हम बताते हैं, whoever by deceiving any person fraudulently and dishonestly। अब यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, fraudulent and dishonesty, मतलब फ्रॉड कर रहे हैं बैंक से, डिसऑनेस्ट हो रहे हैं बैंक से। इंड्यूसेस द पर्सन टू टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, मतलब कोई प्रॉपर्टी पैसा आपने लिया है, और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which we would not do or omit if were not deceived, and which act of omission cause is likely cause damages or harm to that person in body, mind, reputation और प्रॉपर्टी। अब किसी का माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को, मतलब प्रॉपर्टी क्या आ जाता है, हमारा पैसा आ जाता है, तो फिर ये चीट किया जाएगा, ऐसा बोला, इज सेड टू चीट, मतलब इसको चीटिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे भी आपको मैं कुछ शब्द यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, फ्रॉडलेंट, डिसऑनेस्टी, है ना, इंटेंशनली। ठीक है, अगर ऐसा आपने इंटेंशनली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली अगर आपने कुछ एक्ट किया है बैंक के साथ, तो फिर वो चीटिंग का केस आपके ऊपर बनेगा। अब यहाँ पे 318 क्या है, ये चीटिंग, और 316 जो मैंने इसमें अपने ये जो प्री कॉग्निजेंस नोटिस है इसमें जो दिखाया, ये 316 और 318 हमारे ऊपर क्यों नहीं बनेगा, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया, क्योंकि ये लोन बोरावर जो है उसका इंटेंशन ही नहीं होता है लोन डुबाने का, उसका जॉब लॉस हो गया है, उसका बिजनेस लॉस हो गया है, उसके ऊपर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, उसके ऊपर कोई मल्टीपल लोन्स हो गए हैं, तो वो मान लो उसका पगार 1 लाख रुपए है, और उसके लोन ईएमआई ही 2 से 3 लाख रुपए के हुए, ईएमआई ही 2 लाख रुपए है, और उसका पगार 1 लाख रुपए है। अब इसमें होता क्या है, ऐसे ऐसे ही सारे क्लाइंट है मेरे पास दोस्तों, कि जिनका जो इनकम होता है वो इनकम से दुगना उनका ईएमआई होता है। अब ये ईएमआई दुगने कैसे हो गए, इसमें भी थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। अगर आपका ईएमआई, आपका अगर सैलरी 1 लाख रुपए है और आप उसको लोन 2 लाख रुपए के दे रहे हैं, तो इसमें तो डिफॉल्ट ये बैंक भी कर रही है ना, ये एनबीएफसी भी कर रही है ना। कैसे कर रही है, देखो सर, हर एक जब लोन दिया जाता है उसका सिबिल चेक किया जाता है, उसके फाइनेंशियल चेक किए जाते हैं, उसके लायबिलिटी चेक किए जाते हैं, फिर उसको लोन दिया जाता है। अभी आजकल बैंक क्या करती है, ओटीपी के जरिए लोन दिए बांटती रहती है, 2 मिनट में आपके लोन जो है आपके खाते पे आ जाता है। तो ये भी एक बैंक जो है, ये बैंक का नेग्लिजेंस है, आप इसमें बोल सकते हो। तो इस वजह से भी ये केस आपके ऊपर नहीं बनेंगे। आपको मान लो 1 लाख पगार है, तो आपकी ऑलरेडी 50,000 की ईएमआई उसमें चल रही है, और बैंक आपको और 50,000 रुपए का कर्ज, मान लो ईएमआई का लोन दे रही है, और उसका ईएमआई आपका 50,000 रुपए बना रही है, तो ये तो बैंक भी डिफॉल्ट में है, बैंक भी गलत प्रैक्टिस कर रही है। ये इस तरीके के आरबीआई की गाइडलाइन, ऐसे बहुत सारे बैंकों का बैंक्स भी प्रॉब्लम में आ गई है दोस्तों। पिछले कुछ न्यूज में आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे एनबीएफसी कंपनी बैन कर दिया है आरबीआई ने। तो ये भी सोचना है, इसमें आपकी जो भी कोर्ट केस ऐसे हो जाते हैं, तो वो आप वहाँ पे भी ये आप वहाँ पे अपने रिटर्न स्टेटमेंट में बोल सकते हैं कि बैंक ने हमें गलत तरीके से जो है लोन दिया गया है, हमें फोर्सफुली ये लोन दिया गया है, हमें उसकी क्या बोलती है, लालसा दिखाई दिखाई गई, और फिर हमने ये लोन लिया, क्योंकि हमारा तो उतना आईटीआर स्ट्रांग था ही नहीं, मेरा इतना सैलरी नहीं था, मेरे ऑलरेडी लोन चल रहे थे, फिर भी ये लोन मुझे मिल गया है। मैं जो है लोन इसको बैंक ने मुझे दे दिया है। तो इसमें दो तरफ से फॉल्ट है, ये बैंक भी डिफॉल्ट कर रही है, और ये लोन बोरा और तो इन मतलब ये तो इनकैपेसिट हो रहा है, मतलब इसको तो ऑलरेडी 1 लाख का 2 लाख ईएमआई, 1 लाख का पगार और 2 लाख ईएमआई ये भरेगा, तो ये तो भर ही नहीं पाएगा। सिंपल सा फंडा ही है।
तो ये यहाँ पे दोनों की लायबिलिटी बनती है। और यहाँ पे होना क्या चाहिए फिर बैंक और जो लोन बोरावर के बीच में होना क्या चाहिए? होना चाहिए दोस्तों इसमें एक सेटलमेंट, और वो सेटलमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो लोन बोरावर के कैपेसिटी में हो, क्योंकि आपने उसका लोन पहले इनकम ही नहीं देखा, लायबिलिटी ही नहीं देखा प्रॉपर, और लोन उसको दे दिया है, तो वो कैसे भरेगा? अब तो रिटर्न कैसे करेगा वो? तो फिर बैंक ने भी कंसिडर करना चाहिए, अच्छा खासा आपको सेटलमेंट ऑफर देना चाहिए, और फिर आप उस लोन को सेटल करके आप वो जो है इन केसों से आप जो है दोस्तों मुक्त होने चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आज आपको बोली। मेरे बहुत बहुत सारे क्वांटिटी में कॉल आते रहते हैं, दिन भर में कम से कम 100-200 कॉल, व्हाट्सएप मैसेज आ जाते हैं दोस्तों। ये सारे जो कॉल्स में जो मेरे उनसे बातचीत होती है, जो कन्वर्सेशन होता है, वो सारे को एनालाइज करके मैं ये वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, ताकि जो नए जो लोग डिफॉल्ट हो रहे हैं, नए लोग जो इन परेशानियों में, ये चक्रव्यूह में फंस गए हैं, उन लोगों को ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाए। तो दोस्तों ये मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई भी लोन डुबाना या फिर कोई भी लोन को नहीं भरना, इसके लिए मैं ये वीडियोस नहीं बनाता। ये इसके लिए मैं यहाँ पे आपको चालना भी नहीं देना चाहता हूँ। बट बैंक जो इनलीगल प्रैक्टिस करती है, वो प्रैक्टिस आपके साथ ना हो, आपको आपके साथ फेयर प्रैक्टिस हो, आपको सेटलमेंट के मौका मिले, आपको आपके ऊपर इनलीगल केसेस ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। जो जो सोसाइटी को फायदा हो जाए इस इन वीडियो में से, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों। आप जितना हो सके बैंक का पैसा आप सेटलमेंट बार्गेनिंग करिए, और बैंक का जो है सेटलमेंट करने की कोशिश करिए दोस्तों। तो ऐसे ही नए वीडियोस के लिए, आज तो ये भाई ने हमें ये कमेंट डाला था, और इस कमेंट के मुझे लगा कि सच में ये जो प्रश्न है बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो ऐसे ही अगर नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक आप मुझे यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो, ताकि उस टॉपिक के ऊपर हम आगे भी वीडियो बना सके, और वो जो और दूसरे भी लोगों को उसका फायदा हो सके। तो आप अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे ऊपर सच में वीडियो बनना चाहिए, तो ऐसे टॉपिक मुझे यहाँ पे कमेंट में आप लिखिए। और इस इन वीडियो को प्यार देने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपको मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं आप सभी का आभारी हूँ। ऐसे ही अपने वीडियो आप देखते रहिए, और जरूरतमंदों के पास ये अपने वीडियो दोस्तों आप शेयर करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट वीडियो में। और हर संडे में हम लाइव आते हैं, हर सुबह 10 बजे, तो वो लाइव भी आप ज्वाइन किया करिए, ताकि जो है हम वहाँ पे भी आपके लाइव प्रश्नों के उत्तर दे सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।